हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अपना रिलेशंस। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, रिलेशंस। ठीक है, और रिलेशंस आज की क्लास में हम ख़त्म भी कर लेंगे। रिलेशंस, तो रिलेशन का मतलब क्या होता है, हाउ वन थिंग इज़ रिलेटेड टू द अदर थिंग। तो वैसा ही यहाँ पे भी है। और अगर मैं प्रॉपर मैथमेटिकल टर्म्स में बात करूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सेट ए और सेट बी के अंदर हम कोई एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर देते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या था कि जितने भी तरीके से ए और बी को आपस में रिलेट करा जा सकता है, उन सब तरीकों से आपको ए और बी को रिलेट करा देना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि 3 व्यक्तियाँ और 3 डिशेज़ हैं, तो वो तीनों हो सकता है कि जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो तीनों डिशेज़ को खा सकता है, जो सेकंड कैंडिडेट है वो भी तीनों डिशेज़ को खा सकता है, और थर्ड कैंडिडेट भी तीनों डिशेज़ को खा सकता है। पर अगर मैं यहाँ पर सपोज़ कोई एक कंडीशन लगा दूँ कि जैसे कि सपोज़ जो ए व्यक्ति है उसको चाइनीज़ और साउथ इंडियन नहीं पसंद, तो वो कुछ डिशेज़ उसके लिए क्या हो जाएंगी, वहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगी। तो जब हम कुछ कंडीशंस पुट कर देते हैं किसके अंदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, तब वो क्या कहलाता है भाई, रिलेशन कहलाता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रिलेशन जो होता है कि इट इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, एंड दिस मच डेफिनेशन ऑफ इट इज इनफ, कि ये क्या है, एक सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी एक बात समझो कि जैसे कि सपोज अपने पास एक सेट था ए जिसके अंदर एलिमेंट थे 1, 2 एंड 5, और एक सेट था बी जिसके अंदर एलिमेंट थे 3, 7। अगर मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1, 3, 1, 7, 2, 3, 2, 7, 5, 3 एंड 5, 7। अब अगर मैं उठा करके इनमें से कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को, ऑर्डर्ड पेयर्स को नीचे की तरफ लिख दूँ, तो मैं इस तरीके से जैसे सपोज लिख दूँ कि 1, 3, 1, 7, 2, 3 एंड सपोज 5, 3। तो क्योंकि ये एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो मैं इसे बोल सकता हूँ दिस इज़ अ रिलेशन ऑन फ्रॉम ए टू बी, दिस इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो इसके अंदर बस आपको यही समझना है कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एक सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। और देखो जैसे कि सपोज यहाँ पर इन्होंने हमें क्या दे रखे हैं, 2 सेट्स दे रखे हैं। ठीक है, इन्होंने हमें 2 सेट दे रखे हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ज़रिए समझो, 1, 2, 3 एक सेट है ए और एक दूसरा सेट है बी, 4, 5, 6। ठीक है, आपको ये बताना है कि इनमें से ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है, इनमें से कौन सा जो है वो रिलेशन है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का मतलब ये है कि हमने ए क्रॉस बी किया था और उसके कुछ सबसेट्स हमने निकाल रखे हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे दिया 1, 6, 3, 4 एंड 5, 2, और इसमें दिया है 1, 5, 2, 6, 3, 4 एंड 3, 6। ये हमें इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर समझो कि जो हमारा 1 है वो ए टू बी है, हमारा रिलेशन है जिसकी बात कर रहे हैं, तो वो ए से आ रहा है। ठीक है, जो ये 6 है ये बी से आ रहा है। ठीक है, 3 ए से आ रहा है। ठीक है, और 4 बी से आ रहा है। ठीक है, 5 ए से नहीं आ रहा, तो ये हमारा रिलेशन नहीं है भाई। सेकंड पार्ट में देखते हैं, 1, 2, 3, 3 ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ए से आ रहे हैं, और 5, 6, 4, 6, 5, 6, 4, 6, तो ये हमारे बी से आ रहे हैं। तो ये हमारा ए टू बी क्या है, एक रिलेशन है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी कि इनपुट्स आप कहाँ से ले रहे हो, सेट ए में से ले रहे हो, और आउटपुट आपको कहाँ से मिल रहे हैं, सेट बी में से मिल रहे हैं। यानी कि 1, 2, 3 और यहाँ पे क्या है 4, 5 एंड 6।
यानी कि आप 1 से 5 की तरफ जा रहे हो, ठीक है, और 2 से आप 6 की तरफ जा रहे हो, 3 से आप 4 की तरफ जा रहे हो, और 3 से आप 6 की तरफ भी 3 से आप 6 की तरफ भी जा रहे हो। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम एरो डायग्राम बोलते हैं भाई, ठीक है। सारे इनपुट्स कहाँ से लिए गए, ए से, और सारे आउटपुट्स कहाँ पे मिले, बी में। जो हमारी इनपुट वैल्यूज़ होती हैं उनको हम डोमेन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इनपुट वैल्यूज़ को? डोमेन। इनपुट वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? ये डोमेन। दिस इज डोमेन, ठीक है। और जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं जो हमें आंसर में मिल रही हैं, आउटपुट वैल्यूज़ हैं, ये हमारी क्या कहलाती है? रेंज। ये क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। रियल फंक्शंस में इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो इसी पे होगी, आप ये समझो। डोमेन, रेंज एंड एक और टर्म आएगी उसके ऊपर, ठीक है। तो इनपुट वैल्यू को क्या बोलते हैं? डोमेन, और आउटपुट वैल्यू को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, क्योंकि ये एक रिलेशन है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा डोमेन है वो किसके इक्वल है? यहाँ पे 1 2 3 इनपुट करा है, तो 1 2 3 हमारा क्या हो गया? डोमेन हो गया। और जो हमारा रेंज है ये किसके इक्वल है? 5 6 4। तो 5 6 और 4 हमारा क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ अकरेंस मैटर नहीं करता, ये हमारा रेंज हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखें, डोमेन जो है वो सेट ए है और जो रेंज है वो सेट बी। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जितने भी एलिमेंट, अगर हमारा रिलेशन ए से बी है तो हर किसी के लिए कुछ आउटपुट होगा। हो सकता है 2 इसके अंदर डोमेन में प्रेजेंट ना हो, है ना, कि 2 के लिए कोई आउटपुट ना हो। फॉर एग्जांपल एक रिलेशन अगर मैं इस तरीके से लिखूं जो कि है सपोज 1,5 और 3,5, तो अगर इसके लिए मैं डोमेन और रेंज की बात करूँगा तो डोमेन इसके लिए क्या हो जाएगी कि हमने 1 और 3 को इनपुट करा है, और रेंज क्या हो जाएगी कि आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है, ठीक है। तो जो हमने इनपुट करा है अपने रिलेशन में, दैट इज़ डोमेन, और जो हमें आउटपुट मिलता है दैट इज़ रेंज, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि डोमेन अगर हमारा रिलेशन ए टू बी है तो डोमेन यही हो और रेंज हमेशा यही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है हो, पर ज़रूरी नहीं है। जैसे कि वहाँ पे हो रहा था और यहाँ पे नहीं हो रहा था, बोथ आर रिलेशंस, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि फर्स्ट एलिमेंट ए से प्रेजेंट ही नहीं है, या फिर जो हमारा सेकंड एलिमेंट है ये बी को बिलोंग ही नहीं कर रहा, तब हम कहेंगे कि ये रिलेशन ही नहीं है, जैसा कि फर्स्ट केस में हो गया था, ठीक है। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है हमें किस तरीके से। एक सेट दिया है ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं 2 3 4 5, और एक सेट दिया है बी जिसके अंदर एलिमेंट हैं 3 6 7 10, 3 6 7 एंड 10। आपको एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है x, y बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। और एक कंडीशन और होनी चाहिए इसके अंदर, क्या? x इज रिलेटिवली प्राइम टू b। x इज रिलेटिवली प्राइम टू y। एक बार मैं देख लेता हूँ ऊपर का नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ ठीक है भाई, x इज रिलेटिवली प्राइम टू y। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ये सब आपने पढ़े हैं। तो मैं एक बार थोड़ा सा, अगर नहीं पता किसी को तो बता देता हूँ। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1, हैव नो कॉमन फैक्टर, have no common factor except 1। इस वर्ड को प्राइम नंबर्स के साथ इंटरचेंजेबली यूज़ कर लिया जाता है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है मेरे हिसाब से। जो रिलेटिवली प्राइम होते हैं, दीज कैन बी फॉर एग्जांपल, जैसे कि 9 और 16 कैन बी रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। तो अगर कोई आपसे मतलब जैसे कि डिफरेंस पूछना चाह रहा है, अगर तो रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम कहीं भी अलग अलग प्रेजेंट है,
तो ऑफ कोर्स आप इस तरह के नंबर ले सकते हो, पर आपसे कोई पर्टिकुलरली अगर डिफरेंस ही पूछना चाह रहा है तो मेरे हिसाब से वो ये आपसे सुनना चाहता है कि रिलेटिवली प्राइम मीन्स दिस एंड को प्राइम मीन्स कि इट हैज़ टू बी इन अ पेयर एंड बोथ ऑफ देम हैज़ टू बी को प्राइम एज वेल, सॉरी प्राइम एज वेल। ठीक है, इनका दोनों ही केसेस में जो हमारे नंबर हैं ये रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि को प्राइम नंबर्स जो हैं वो एक सबसेट है किसका, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स का, अगर कोई आपसे अलग अलग पूछता है। ठीक है, वरना इनको हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं को प्राइम नंबर्स को, है ना, तो उसका मतलब हम हमेशा यही निकालते थे। ठीक है, बट दिस इज़ एक्चुअली रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ठीक है, देखो भाई तो इसके अंदर हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं किसके, x, y के। ठीक है, सच दैट x इज़ रिलेटिवली प्राइम टू y। पहले आपको x लिखना है और बाद में आपको क्या लिखना है, y लिखना है। ठीक है, इसके अंदर और कुछ नहीं लिखा। x, y belong to relation x is relatively prime to y। इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, रिलेशन इज फ्रॉम a टू b, यानी कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो देखो इस बात को अगर मैं लिखना चाहूँ तो अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं रोस्टर फॉर्म में अगर मैं 2 लूँ तो 2 के साथ b में से कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, 3 आ सकता है, 2 के साथ 7 भी आ सकता है, बिकॉज दे हैव नो अदर फैक्टर देन 1। अगर मैं वहाँ से 3 ले लूँ तो यहाँ से 7 ले सकता हूँ, और अगर सेट ए में से 3 लिया तो 10 भी ले सकते हैं यहाँ से। अगर 4 लिया सेट ए में से तो यहाँ से 3 ले सकते हैं, और 4 के साथ 7 भी लिया जा सकता है। 5 के साथ 3, 6, 7 तीनों लिए जा सकते हैं भाई, 5, 3, 5, 6 एंड 5, 7। बेसिकली आपको इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर बनाने थे जिसके अंदर जो हमारे ये नंबर्स हैं ये क्या हों, आपस में रिलेटिवली प्राइम हो। एज वेल एज रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b। इट सिंपली मीन्स दैट कि फर्स्ट एलिमेंट a से आएगा और सेकंड एलिमेंट कहाँ से आना चाहिए, b से आना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन x इज रिलेटिवली प्राइम टू y। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आ रहा है इन्वर्स रिलेशन का। किसका, इन्वर्स रिलेशन का। इन्वर्स रिलेशन का आप मतलब इस तरीके से समझ सकते हो, जो भी आपका डोमेन था वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, और जो भी आपका रेंज था वो क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। यानी कि आपने जो भी सेट लिखा था उसके अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर थे उनका ऑर्डर जो है वो एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ। सपोज एक रिलेशन था a टू b, इसके अंदर क्या था, सपोज ये था 1, 3 एंड 5, और इधर था सपोज 2, 6 एंड 10। और इस रिलेशन को हमने इस तरीके से लिख रखा था कि 1 मैप करता है 2 पे, 3 मैप करता है 6 पे, और 5 मैप करता है 10 पे। ठीक है, अब अगर इसी रिलेशन का मेरे को इन्वर्स बताना हो कि इन्वर्स क्या होगा, तो इसका इन्वर्स विल बी लाइक b और ये a। 1, 3, 5 अभी भी है, 2, 6, 10 अभी भी है, बट नाउ द रिलेशन इज मैपिंग फ्रॉम b टू a। ठीक है, तो 2 1 पे मैप कर रहा है, 6 3 पे, और 10 5 पे। तो अगर जो हमारा रिलेशन था r, जो हमारा रिलेशन था r वो क्या था, 1, 2, 3, 6, 5, 10। तो जो हमारा r इन्वर्स होगा दैट विल बी, इन्वर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 2, 1, 6, 3,
एंड 10,5। इस तरीके से भी बोल सकते हो आप। क्या बोलोगे कि जब हम R से R इन्वर्स की तरफ जा रहे हैं तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, डोमेन और जो रेंज है ये एक्सचेंज हो जा रही है। ठीक है, डोमेन रेंज बन जा रही है और रेंज डोमेन बन जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो हमारी डोमेन थी वो क्या थी, दैट वाज 1, 3 एंड 5, यही आपने इनपुट करा था। और जो आपकी रेंज की वैल्यूज़ थी वो क्या थी, 2, 6 एंड 10, 2, 6 एंड 10, ये आपको आउटपुट में मिली थी। पर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे जो डोमेन है ये क्या हो गई है, 2, 6, 10, और जो रेंज है वो क्या हो गई है, 1, 3 एंड 5, ये आपको आउटपुट में मिल रहा है। तो आप देख रहे हो डोमेन और रेंज आपस में एक्सचेंज हो गई है। वहाँ पे जो डोमेन है वो यहाँ पे रेंज है, यहाँ पे जो रेंज है वो यहाँ पे डोमेन है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमारा जो रिलेशन था वो A से B मैप कर रहा था तो वो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, B से A मैप कर रहा है। ठीक है, तो इन्वर्स का कार्यक्रम इस तरीके से होता है भाई। एग्जैक्टली क्या कर दिया हमने, पूरे सिस्टम को क्या करा, पलट दिया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक सेट है A 1, 2, 3, 4, 5 और इसके अंदर एक रिलेशन बताया, R बी अ रिलेशन ऑन ए, बी अ रिलेशन ऑन ए। रिलेशन ऑन ए का मतलब बता देता हूँ। रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब ये है कि A से A जाना है हमें, यानी कि इस तरफ भी हमारे पास A है और इस तरफ भी हमारे पास क्या है, A से A हमें क्या करना है, मैप करना है। ठीक है, जैसे अभी हम A to B मैप कर रहे थे ना, तो अब ये A to A मैप हो रहा है। बी अ रिलेशन ऑन A, और इसको हमने किस तरीके से डिफाइन करा है कि हमारा जो x, y है दैट बिलोंग टू रिलेशन एज वेल एज x इज इफ एंड ओनली इफ, बल्कि बोलते हैं इसे इफ एंड ओनली इफ x इज लेस देन y। ठीक है, तो इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ R को, इसके अंदर बेसिकली हमें इन्होंने R इन्वर्स निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है कि R इन्वर्स निकालो। ठीक है, तो मैं एक बार पहले R निकालने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर कि R क्या होगा। X इज स्मॉलर देन Y। ठीक है, हमें x, y के सेट बनाने, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बनाने, सॉरी x, y के। तो x 1 है, तो 1 से छोटा या इक्वल 1 हो सकता है, 1 से छोटा या इक्वल 2 भी हो सकता है, 1 से छोटा या इक्वल 3, 1 से छोटा या इक्वल 4 और 1 से छोटा या इक्वल 5 भी हो सकता है। इसी तरीके से 2 से छोटा या इक्वल 2 होगा, 2 से छोटा या इक्वल 3 भी हो सकता है। क्या लिख दिया मैंने, ये 1 शुड बी छोटा एंड सॉरी x का पार्ट शुड बी छोटा एंड y का पार्ट शुड बी बड़ा। मैं उल्टा बोल रहा था इतनी देर से। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट मस्ट बी स्मॉलर। ठीक है, बोल उल्टा रहा था, लिख तो ठीक रहा था। तो 2 इज़ छोटा देन 4 एंड 2 इज़ ऑल्सो छोटा देन 5। सिमिलरली 3 इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 3, 3 इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 4, 3 इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 5। अच्छा, 5 से आगे इसलिए नहीं जा पा रहा बिकॉज रिलेशन इज फ्रॉम A टू A। तो इनपुट और आउटपुट दोनों x और y की वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए, A से ही आनी चाहिए। सेम वे में 4 to 4, 4 to 5 एंड यहाँ पे 5 to 5। ठीक है, और इसे कर्ली ब्रैकेट से अब हम बंद कर देंगे। तो ये सब हमारे क्या हो सकते हैं यहाँ पर, ये रिलेशन के एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब अगर हमें इसी का R इन्वर्स लिखना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। जैसे कि जो हमारा R इन्वर्स होगा उसमें क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ 1, 1 था, उल्टा करेंगे तो 1, 1 ही रहेगा। 1, 2 था तो ये क्या बन जाएगा 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 4, 1। इसी तरीके से मतलब एग्जैक्ट आपको उल्टा कर देना। समझ रहे हो, एग्जैक्ट उल्टा कर देना।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर इनवर्स हो जाएगा। पूरा ही लिख देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा से सारे एलिमेंट्स को सेपरेट करना है, मैं जानबूझ के नहीं करता क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या हो गया, आर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, उल्टा कर देना आपको सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को, डोमेन रेंज, रेंज डोमेन। ठीक है, चलें आगे। अब आप निकाल के बताओ ज़रा, फाइंड आर इनवर्स। आर इनवर्स कैलकुलेट करना है आपको, और आर बताया गया है किसके इक्वल, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और बताया एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8। एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8 के इक्वल बता रखा है। तो अगर मैं r की वैल्यूज़ ही यहाँ पर लिखना चाहूँ तो क्या क्या होंगी कि पहला नेचुरल नंबर डालो इसमें 1 x की जगह, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अगर हम x की जगह 1 डालेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू विल बी 7/2। तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, पर x और y दोनों को नेचुरल होना चाहिए, तो ये तो हो नहीं पाएगा। x की जगह 2 डालो तो 2 + 2y इज़ इक्वल टू 8, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो r में पहला एलिमेंट हमारा क्या आ गया, जब हमने x 2 डाला तो y कितना मिल रहा है, 3। तो ये कितना आ गया, 2,3 आ गया। आगे चलते हैं, जब हमने x में 3 डाला तो अगेन यहाँ पे 5/2 बन जाएगा, तो 4 डालता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं x की जगह 4 डाल रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ पे 4,2 हमारा अगला एलिमेंट हो गया। इसी तरीके से 5 डालने से तो 3/2 आ जाएगा, पर अगर आप 6 डालते हो तो 6 + 2y इज इक्वल टू 8। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो 2/2 तो 1 आ जाएगी भाई, y की वैल्यू विल बी 1। तो 6,1 हमारा क्या हो गया, एक और ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ गया। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इफ़ r इज़ दिस देन r इनवर्स विल बी इक्वल टू 2,3 था तो 3,2 हो गया, 4,2 था तो 2,4 हो गया, 6,1 था तो 1,6 हो गया। ठीक है, आप कहोगे सर 1 2 3 4 ही क्यों डाला, क्योंकि भाई यहाँ पर देखो लिखा है ना x और y नेचुरल नंबर को बिलोंग करने चाहिए, तो मैं 1 से हो गया स्टार्ट। ठीक है, अब आप कहोगे सर आगे क्यों नहीं डाला, आगे भाई आप खुद डाल के देख लो। जैसे सपोज यहाँ पे आप 7 डालोगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। 8 डालोगे तो 0 आ जाएगा, दैट इज़ अगेन नॉट अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे आप 9 डालोगे तो माइनस में आने लग जाएंगे, -1/2 आएगा। 10 डालोगे तो -1 आ जाएगा। एंड हमें क्या चाहिए कि हमारा y किस में प्रेजेंट हो, नेचुरल नंबर में प्रेजेंट हो, जो कि यहाँ पर आगे के केसेस में हो नहीं पाएगा। सो इफ़ r वॉज दिस देन r इनवर्स विल बी समथिंग लाइक दिस। आगे चलते हैं भाई। अगेन r इनवर्स निकालने के लिए बोला, फाइंड r इनवर्स फॉर 11, 12, 13 मैप टू, मतलब दीज आर इनपुट वैल्यूज एंड दीज आर आउटपुट वैल्यूज। और क्या बता रखा है, y इज इक्वल टू x माइनस 3, ये भी यहाँ पर बताया गया। तो ये r के लिए बताया गया है y इज इक्वल टू x माइनस 3, तो हमें r इनवर्स निकालना है भाई। ठीक है, तो अगर मैं r की बात ही कर लूँ, r की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे मैं पहला एलिमेंट डालता हूँ 11 डालूंगा तो 11 - 3 यानी कि 8, जो कि मेरे को यहाँ पर पॉसिबल आउटपुट की में से मिल गया। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एलिमेंट अपना लिख सकता हूँ 11,8। अगर मैं सेकंड एलिमेंट डालता हूँ 12, तो 12 - 3 इज़ 9, बट 9 इज़ नॉट प्रेजेंट आउट हेयर। ठीक है, तो उसको मैं नहीं ले सकता। 13 - 3 इज 10 विच इज़ प्रेजेंट हेयर। तो सेकंड एलिमेंट क्या हो गया, 13,10। इफ r इज दिस देन r इनवर्स विल बी 8,11 एंड 10,13। आई होप इट विल बी क्लियर नाउ। इसी में से हम सिर्फ इनपुट ले सकते हैं और आउटपुट हमेशा इसी में से आना चाहिए। देखो जब हम पहले भी सवाल कर रहे थे
तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स को इसलिए रिजेक्ट किया था, इसको भी रिजेक्ट किया था और बहुत सारे तो लिखे ही नहीं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर y हमारा नेचुरल नंबर नहीं आ रहा था। जब हम ये सवाल भी कर रहे थे तो इसके अंदर भी मैंने सिर्फ वही लिए थे एलिमेंट्स y के अंदर जो कि हमारे a में प्रेजेंट थे, क्योंकि फंक्शन वाज मैपिंग फ्रॉम a टू a। तो दिस वाज सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स। सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स इज ऑल्सो कॉल्ड कोडोमेन, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वरना तो जो हमारा 1 है वो 3 करोड़ से भी छोटा है, तो यहाँ पे मैं 1,3 करोड़ लिख सकता था, पर हमें कहाँ से कहाँ जाना है, सिर्फ a टू a जाना है, ठीक है। तो हमारे इनपुट्स भी a से होने चाहिए और आउटपुट भी किससे होने चाहिए, a से होने चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम केस है, हमें यहाँ से यहीं पे जाना है, तो जो हमारे आउटपुट हैं वो यहीं से होने चाहिए। दैट्स वाई जब मैंने 12 डाला और 12 माइनस 3 9 आया तो मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पॉसिबल आउटपुट के सेट्स में नहीं था। थोड़ा सा हो रहा है, बस 3 सवाल हो रहे हैं एंड देन वी विल रैप अप। इसके अंदर डोमेन, कोडोमेन और रेंज पूछी है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो मैं आपको इनका मीनिंग जो पूछा है अभी साथ साथ में समझाता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। एक सेट A दिया है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 टिल 14 और एक रिलेशन दिया है x, y सच दैट 3x माइनस y is equal to 0 where x y belongs to a। x और y को किससे बिलोंग करना चाहिए, a से बिलोंग करना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं इस क्वेश्चन में। बोला है कि एरो डायग्राम ड्रॉ करना है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालना। देखो भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कोई हमारा फंक्शन है a टू a मैप कर रहा है, तो जैसे सपोज सेट a है और ये भी सेट a है, तो हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, a से a जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ a की पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ आउटपुट्स अवेलेबल होंगे। तो जो इनपुट हो जाते हैं, मतलब कि हो तो ये सारे ही सकते हैं, एक से लेकर के 14 तक सब इनपुट कर सकते हैं, पर हर इनपुट के लिए एक आउटपुट अवेलेबल नहीं होता। तो जिन इनपुट्स के लिए आउटपुट अवेलेबल होता है दोज आउटपुट्स आर कॉल्ड डोमेन, और जो इन इनपुट के लिए आउटपुट मिल जाते हैं दोज आउटपुट्स आर कॉल्ड रेंज। बट एज फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम a टू a, तो दिस a यानी कि जहाँ से मैं आंसर चूज़ कर सकता हूँ, जहाँ पे मेरे को सुविधा अवेलेबल है कि इनमें से आप आंसर चूज़ करोगे, सो दिस टोटल सर्कल, बड़े वाला सर्कल इज कॉल्ड कोडोमेन। दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। जो इनपुट हुआ दैट इज डोमेन, इनपुट होने के बाद जो आंसर आ सकता था दैट इज कोडोमेन, और जो आंसर आ गया दैट इज रेंज, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ अभी। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। हरे रंग से कर दूंगा ये वाला क्वेश्चन। एरो डायग्राम बनाना है भाई, तो एरो डायग्राम बनाना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेट A है, तो 3x इज इक्वल टू y है, तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 टिल 14। a टू a है फंक्शन, x और y दोनों a को बिलोंग कर रहे हैं, तो इधर भी क्या आएगा हमारा, सेट A ही आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। यहाँ पर क्या लिखा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 विच मीन्स 3x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। इट मीन्स जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी,
3 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 6 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 4 होगी तब y की वैल्यू 12 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। बट 15 इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन, तो उसको हम नहीं ले सकते। तो अगर मैं यहाँ पर अब आपको बताऊँ कि कोडोमेन, डोमेन और रेंज क्या है, तो देखते हैं इनपुट क्या क्या वैल्यू हुई 1 2 3 4। तो डोमेन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4। आई वॉज एबल टू इनपुट दीज वैल्यूज। रेंज क्या होगा, जो हमारे आंसर्स आए ये वैल्यूज इनपुट करने के बाद, यानी कि 3, 6, 9 एंड 12। और कोडोमेन क्या होगा, जो जो आंसर आ सकते थे, यानी कि 1 से लेकर के 14, यानी कि सेट ए। आई होप इट विल बी क्लियर नाउ। जो इनपुट हुआ दैट इज डोमेन, जो आउटपुट निकला दैट इज रेंज। जो आउटपुट निकल सकता था, ये सब आउटपुट निकल सकते थे, तो दैट दिस इज रेंज। ठीक है, हमारे पास कोई इनपुट ही नहीं है ऐसा जिसके लिए जो हमारा आउटपुट है वो 4 हो जाए या 5 हो जाए। सो दैट्स वाई आई वॉज अनएबल टू ऑब्टेन 1, 2, 4, 5, 7, 8, इन सबको मैं नहीं निकाल पाया। तो जो निकाल पाया दैट इज कॉल्ड रेंज। आगे चलते हैं भाई। अच्छा, ये एक अच्छा सवाल दिया है। इसके अंदर बोला है एक सेट दिया है ए, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं x, y, z, और एक सेट दिया है बी, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं ए, बी, और बोला है फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, फाइंड टोटल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। पार्ट 1 फ्रॉम ए टू बी, पार्ट 2 फ्रॉम ए टू ए। तो देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे रिलेशंस होते हैं वो क्या होता है, सबसेट होते हैं। किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यानी कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स का अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो तो आपको पता होगा कि वो 2 की पावर n होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। a क्रॉस b के अंदर आपको भी पता है जितने a में है उसको जितने b में है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि a में 3 है और b में 2 हैं, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 एलिमेंट a क्रॉस b में प्रेजेंट होंगे। अब हमसे पूछ रहे हैं कि रिलेशंस कितने हैं, तो हमको पता है रिलेशंस क्या है, सबसेट हैं किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर 6 एलिमेंट हैं तो इसका मतलब 2 की पावर 6 रिलेशंस प्रेजेंट होंगे, 2 की पावर 6 क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर वो हमसे ए क्रॉस ए का पूछते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए विल बी इक्वल टू, ए में कितने हैं 3 एंड अगेन ए में कितने हैं 9। तो इट इम्प्लाइज अगर एक हमारे पास सेट ऐसा है जिसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं तो उसमें सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 9। तो इसको एज अ फॉर्मूला अगर आपको कहीं पर दिख जाए कि अगर हमारा कोई एक सेकंड भाई, अगर कोई हमारा रिलेशन a टू a है और a के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो इसको लिखते हैं 2 की पावर n स्क्वायर। अगर a में n एलिमेंट्स हैं और b में m एलिमेंट्स हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 की पावर mn। ठीक है, mn एलिमेंट्स किस में होंगे, a क्रॉस b में, और a क्रॉस b के सबसेट्स को ही तो हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं ना। तो टोटल रिलेशन कितने होते हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हैं, mn, a क्रॉस a में कितने एलिमेंट हैं, n स्क्वायर, n इंटू n। ठीक है, तो उसी तरीके से हो जाएंगे। कभी कभी पूछ लेते हैं नॉन एम्प्टी रिलेशंस। नॉन एम्प्टी रिलेशंस, आपको एक चीज़ पता होगी कि जब हम सबसेट्स फॉर्म करते हैं तो एक सेट हमेशा एम्प्टी सेट होता है, 5 सेट है ना। तो 2 सेट हम देखते हैं कि एक तो हम देखते हैं कि एक नल सेट हो जाता है जो कि सबसेट होता है हमेशा, और एक हर सेट अपने आप का भी सबसेट हो जाता है। ठीक है, तो और कुछ सबसेट भी होते हैं। तो कभी कभी हमसे वो पूछ लेते हैं नॉन एम्प्टी रिलेशंस। तो जब हमने यहाँ पर सबसेट्स निकाले होंगे किसके, a क्रॉस b में 6 एलिमेंट थे, इनके मैंने सबसेट निकाले कितने, 2 की पावर 6। मेरे को पता है इसके अंदर एक सबसेट जो है वो 5 है,
तो नॉन एम्प्टी रिलेशन पूछे हैं तो इसमें क्या कर दूंगा, -1 कर दूंगा। तो 2 की पावर 6 is 64 -1 दैट इज 63 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये 64 था, 2 की पावर 9 is 512 तो ये 512 है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं बेसिक डेफिनेशन के साथ गया। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि एक ही चीज़ सिर्फ रिलेशन के बारे में मैंने आपको लिखवाई थी कि इट इज़ अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर हमारे किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, तो कितने एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, इसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हो गए, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में यहाँ पे हमें देखो 6 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, शायद मैंने कुछ और समझाया होगा। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, 6 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कितने रिलेशंस फॉर्म कर सकते हैं, 2 की पावर 6 रिलेशंस फॉर्म कर सकते हैं, जिनमें से एक रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक रिलेशन ये भी है, यानी कि टोटल 64 रिलेशंस हम इसके अंदर से बना सकते हैं। एक रिलेशन हो सकता है जिसके अंदर हम खाली ये ले लें, एक हो सकता है खाली ये ले लें, एक हो सकता है ये दोनों को मिला के एक रिलेशन, एक हो सकता है इन तीनों को मिला के, हो सकता है इनको। इस तरीके से डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियोज हम ले लेते हैं कि कितने सबसेट्स बन सकते हैं। अब इस एक ऐसे सेट के ए क्रॉस बी के जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये 6 एलिमेंट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन बस और देखते हैं, फिर इसको ख़त्म करते हैं रिलेशंस को। डोमेन रेंज निकालने के लिए बोला है, आसान सवाल है। डोमेन रेंज पे हम अच्छा खासा वर्क करेंगे भाई, किसमें, रियल फंक्शंस में, वहाँ से डोमेन रेंज के सवाल आपको बनते हुए नज़र आएंगे। डोमेन और रेंज निकालनी है आपको। दो पार्ट्स हैं, ए से बी, सॉरी ए कॉमा बी, ए बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को और a इज़ लेस देन 5, क्या चाहते हैं भाई ये, b इज़ इक्वल टू 4। ये तो यार छोटे बच्चों वाला सवाल आ गया, कोई बात नहीं। तो इसके अंदर a एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटा है, तो ये 1 हो सकता है, और b हमेशा ही फिक्स्ड है 4, तो ये 2 हो सकता है, ये 4 होगा, ये 3 हो सकता है, ये 4 होगा, और ये 4 हो सकता है, और ये 4 होगा। ये 4 से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि इसे नेचुरल नंबर भी होना है और 5 से छोटा भी होना है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम डोमेन की बात करें तो इनपुट क्या हुआ, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, तो ये हमारा डोमेन हो गया। और रेंज क्या हुआ है, यहाँ पे आउटपुट सिर्फ हमें 4 ही मिल रहा है क्योंकि b की वैल्यू इन्होंने फिक्स कर रखी है, कितनी, 4। एक क्वेश्चन और देख लेता। set of all r is equal to set of all a comma b such that, अच्छा such that को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं डंडा डाल के, तो ये भी सेम चीज़ है। b is equal to mod of a minus 1, a belongs to integers, z means integer, and a mod is less than 3, a mod is less than equal to 3। तो अगर हम इसमें बात करें कि इफ़ a mod is less than 3, it simply means that कि जो हमारा a है वो क्या क्या हो सकता है, -3 से लेकर के इसकी वैल्यू 3 तक हो सकती है। तो इफ़ a is -3 तो हमारी b की वैल्यू क्या आएगी, -3 -1 is -4, एंड -4 का मोड क्या होता है अभी बता दूंगा। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि कभी भी जैसे इस तरीके से लिखा हो, कोई भी जैसे 3 mod, so this will be equal to 3 and -3 mod it will be also equal to 3। ठीक है, बस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, ये ध्यान रख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप -3 इनपुट करते हो तो -4 आएगा और उसका पॉजिटिव हो गया 4। ये -2 भी हो सकता है और उसके लिए आउटपुट आप यहाँ पे थोड़ा सी मेहनत करो, करके देखो, -2 -1 -3, और -3 का मोड क्या बताया, 3। -1 हो सकता है, -1 इज -2 एंड -2 का मॉड इज 2।
ज़ीरो हो सकता है, तो ज़ीरो -1, तो 0,1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बी के लिए कोई कंडीशन इन्होंने नहीं बोली, तो बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये 1 हो सकता है, तो 1 - 1 इज़ 0। ये 2 हो सकता है, तो 2 - 1 1। ये 3 हो सकता है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। सो दिस इज़ आवर रिलेशन। अच्छा, रिलेशन नहीं निकालना था, डोमेन रेंज निकालनी थी, सॉरी। तो यहाँ पे जो हमारा डोमेन होगा वो किसके इक्वल होगा, जो इनपुट हम कर सकते हैं, तो -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। तो मॉड का मतलब होता है बेसिकली इट विल मेक एवरीथिंग पॉजिटिव, ठीक है। तो -3 इनपुट करा तो हमारा क्या आ गया, 3 आ गया, एंड 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3। -2 इनपुट करा तो 2 आ गया, एंड 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3। तो रेंज देख लेते हैं, रेंज में क्या आ रहा है, 4 3 2 1 0 1 2, तो वो तो रिपीट हो रहा है, 4 3 2 1 एंड 0। तो ये हमारे क्या हो गए, सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स। सो दिस इज रेंज। रिलेशंस में जितना हमने करा इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है, ठीक है, और इतना ही है अभी रिलेशंस में। तो आज के लिए भाई इतना ही रख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और उससे नेक्स्ट क्लास में हम रियल फंक्शंस के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ दिक्कत है तो मेरे को बताओ भाई, ठीक है, उस दिक्कत को भी मिटाएंगे, ठीक है। चलो, तब तक के लिए आपका आने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।